हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ईवीएम पे लगे एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 एप्लीकेशंस लगे हैं, जो कि जिनमें से 8 एप्लीकेशन लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड हैं और बाकी के 3 आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोल पड़े कि क्या ईवीएम जिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो ऑपोजिशन के मुंह में ताला लग गया होगा रिजल्ट सुनने के बाद। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन 11 एप्लीकेशंस में से 3 एप्लीकेशंस बीजेपी के कैंडिडेट्स ने कराए हैं। अब ये 3 बीजेपी के कैंडिडेट्स डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने जो इलेक्शंस हार गए थे, या तो वो सेकंड या थर्ड पोजीशन में आए थे, जिसके कारण उन्होंने ईवीएम के चेकिंग और वेरिफिकेशन पे एप्लीकेशन लगाया। इसके पहले कि मैं और डिटेल्स में जाऊं कि आखिर ये डेटा में क्या क्या लिखा है, ये 3 बीजेपी के कौन कौन से स्टेट से उन्होंने लगाया एप्लीकेशन और बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लगाया है इसमें, इसके पहले मैं ये बता दूं कि ये आखिर क्या है मैटर। आपको अगर याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी ईवीएम के मैटर पे, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा था कि जो भी कैंडिडेट कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारेगा, वो चाहे वो सेकंड या थर्ड पोजीशन में आए, उसका ये हक बनता है कि वो इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दे 7 दिनों के अंदर। अब ये ईवीएम जब मैं कहती हूँ तो इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं कि ईवीएम में होता है बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। तो इलेक्शन कमीशन को वो एप्लीकेशन फाइल कर कर वो ये भी बताएं एग्जैक्टली कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन से पोलिंग बूथ में वो ईवीएम का वेरिफिकेशन और चेकिंग चाहते हैं। तो इस जजमेंट के बेसिस पे इस इलेक्शन में हमने देखा, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में हमने ये देखा कि कुछ कैंडिडेट्स ने ये एप्लीकेशन मूव किया है, जिसको ऑफिशियली अब इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट करके बताया है। अब आते हैं कि आखिर ये कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है ट्वीट करके, उसमें उन्होंने बताया है कि जहां तक लोकसभा इलेक्शंस का सवाल है, उसमें टोटल 6 स्टेट से उन्हें एप्लीकेशंस आए हैं और टोटल 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं और पोलिंग स्टेशन जहां पर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन की डिमांड की गई है वो है 92। तो काफी बहुत लंबा चौड़ा डिमांड भी है का 92 पोलिंग स्टेशन, तो काफी सारे पोलिंग स्टेशन में आए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है। एक ईवीएम का जो सेट होता है जिसके ऊपर इनको जांच करनी होगी, अगर वो इलेक्शन कमीशन करती है, तो जो प्रोसेस है जिसका उन्होंने ऑलरेडी एसओपी भी जारी किया था, कि उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि इसका जो खर्चा होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे, वो कैंडिडेट को बेयर करना पड़ेगा, यानी कि उनको देना पड़ेगा। और अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी आई तो उसका खर्चा फिर इलेक्शन कमीशन लेगी। और खर्चा भी इन्होंने कहा है कि पर पोलिंग स्टेशन करीब 40,000 प्लस जीएसटी। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के डेटा पर, जो कि उन्होंने डिटेल में ब्रेकअप के साथ बताया है। पहला जो उन्होंने मेंशन किया, आंध्र प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी के विजयनगरम, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम की चेकिंग एंड वेरिफिकेशन मांगी है, वो है वाईएसआरसीपी पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने 2 असेंबली सेगमेंट से डिमांड किया है ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन। उसके बाद छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने डिमांड किया है, कांकेर से इन्होंने टोटल 4 पोलिंग स्टेशन से मांग किया है ईवीएम की चेकिंग। इसके बाद आते हैं हरियाणा में भी कांग्रेस ने मांग किया है चेकिंग के लिए 6 पोलिंग स्टेशन से, जो एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है करनाल। फिर आते हैं महाराष्ट्र से बीजेपी ने अहमदनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिमांड किया है ईवीएम की चेकिंग के लिए, और कुल मिला के उन्होंने 40 पोलिंग स्टेशन से ईवीएम की चेकिंग की डिमांड की है। यानी कि उन्होंने अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स के नाम भी दिए हैं और कुल मिला के 40
यानी कि 40 सेट्स ऑफ ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कॉस्ट कितना ज्यादा आएगा। फिर इसके बाद आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से भी बीजेपी ने डिमांड किया है वेल्लोर से। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स में करीब 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स यानी असेंबली सेगमेंट से ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन की डिमांड की है। और तमिलनाडु से डीके ने विरुद्धनगर से 14 पोलिंग स्टेशंस की ईवीएम की चेकिंग की मांग की है। सो कुल मिला के 20 पोलिंग स्टेशंस इन तमिलनाडु। उसके बाद तेलंगाना से फिर से बीजेपी ने जहीराबाद, यहां से 20 पोलिंग स्टेशन से उन्होंने ईवीएम की चेकिंग की मांग की है। सो टोटल मिला के 92 पोलिंग स्टेशन से ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ये जो प्रोसेस होगा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हमें ये तो बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बता दिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अभी तक उन्होंने टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बताया है, जो कि बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हमें ये नहीं पता अभी तक कि आखिर ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी। इसके बाद अब हम आते हैं असेंबली इलेक्शंस जहां जहां हुए थे, वो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने डिमांड किया है और दोनों डिमांड्स आए हैं एक ही पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से, वो है वाईएसआरसीपी। और इसके बाद उड़ीसा के एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेडी ने डिमांड किया है 13 पोलिंग स्टेशन से, उन्होंने वहां की चेकिंग और वेरिफिकेशन मांगी है ईवीएम्स के। तो ये कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि 11 एप्लीकेशंस आए इस पर्टिकुलर इलेक्शंस के दौरान। अब एक चीज और मैं बता दूं जो कि इन्होंने फर्दर इस पर्टिकुलर नोट में भी लिखा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये बताया था कि उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड को माना जाएगा जो कि इलेक्शन पिटिशन नहीं फाइल करेंगे। यानी कि इलेक्शन पिटिशन फाइल करने का जो टाइम होता है वो 45 डेज होता है रिजल्ट्स निकलने के बाद से। तो पहले अभी इलेक्शन कमीशन उतने दिन वेट करेगी और देखेगी कि इनमें से जो भी एप्लीकेंट्स हैं, इन्होंने किसी ने कोई इलेक्शन पिटिशन तो मूव नहीं किया ईवीएम से रिलेटेड। अगर उन्होंने कोई इलेक्शन पिटिशन मूव किया है तब इलेक्शन कमीशन इसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन नहीं करेगी, तब वो कोर्ट के ऑर्डर का वेट करेगी। और अगर इलेक्शन पिटिशन नहीं मूव किया है किसी भी एप्लीकेंट ने, तब वो जाकर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टार्ट करेगी, यानी कि ईवीएम को चेक और वेरीफाई करेगी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये चेकिंग और वेरिफिकेशन करेगा कौन? तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है मैन्युफैक्चरर्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि चेकिंग और वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी दी जाए बीईएल और ईसीआईएल को, जो कि ईवीएम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। अब एक बात जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कैसे उन्हीं को दिया जा रहा है, द मेकर्स कांट बी द चेकर्स, ये एक कहावत है जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स यूज करते हैं कि अगर जिन्होंने ईवीएम बनाए वो कैसे उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पर उसकी जेन्युइननेस पे बात आ जाएगी कि क्या सही तरीके से चेकिंग हुआ है कि नहीं। और इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का काम एक न्यूट्रल पार्टी को देना चाहिए, एक थर्ड पार्टी को देना चाहिए जो कि इसको सही तरीके से कर सके। बट अब वो चीज तो आगे बढ़ चुकी है, अब उस पर अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब वेट करना पड़ेगा कि आखिर ये टेक्निकल एसओपी कब इलेक्शन कमीशन रिलीज करती है। अकॉर्डिंग टू द नोट उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही वो टेक्निकल एसओपी, जिस तरह से वो ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन करेंगे, उसकी एसओपी वो जल्द ही रिलीज करके पब्लिक डोमेन में डालेंगे या कैंडिडेट्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी पता हो कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आप ईवीएम्स को चेक और वेरीफाई करेंगे कैसे। लेकिन अब इससे एक चीज तो और क्लियर होगी कि जो कि कहा जाता है कि जो कैंडिडेट हारता है उसे शक होता है ईवीएम पर। तो अब यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि जहां बीजेपी हमेशा ईवीएम्स को डिफेंड करती आई है, आज बीजेपी के कैंडिडेट्स ही इस पे सवाल उठा रहे हैं इस एप्लीकेशन को मूव करके। और एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस चीज को डिमांड कर रहे हैं। 11 टोटल 11 में से 3, तो ये भी कोई कम नंबर नहीं माना जाएगा। तो अब आगे की बात यह है कि किस तरह की एसओपी आती है, टेक्निकल एसओपी, जो कि
जो प्रोसेस जो फॉलो किया जाए क्या वो सेटिस्फैक्ट्री होगा कि नहीं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई सारे सवाल उठे थे जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं क्लियर हुआ है कि आखिर ये किया कैसे जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, सो प्लीज शेयर इट। आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक। मैं इसका लिंक भी इलेक्शन कमीशन का जो जहां पर उन्होंने ये डेटा डाला है वो भी मैं शेयर करूंगी, आप खुद एक बार पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेन इस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।